तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है ना यूथ एवं इको क्लब के गठन एवं संचालन हेतु दिशा निर्देश जो है रखने की क्या क्या ज़रूरत है उस सब के बारे में पढ़ेंगे। इसका हेडिंग को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि इसका हेडिंग क्या है। यूथ, इसका हेडिंग का सबसे पहले हम लोग गौर से देखेंगे कि हेडिंग क्या है। हेडिंग को देखिए यहाँ पर, यूथ एवं इको क्लब के गठन एवं संचालन हेतु दिशा निर्देश। यूथ एवं इको क्लब के गठन एवं संचालन हेतु दिशा निर्देश क्या क्या है, इस दिशा निर्देश के बारे में हम लोग काफ़ी गौर से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसके उद्देश्य को देख लेते हैं कि यूथ एवं इको क्लब का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य का अर्थ होता है कि इसके पर्पस क्या है, मतलब यूथ और इको क्लब के उद्देश्य के पर्पस क्या है, कि यूथ क्लब का गठन किस उद्देश्य से किया गया है, इको क्लब का उद्देश्य का जो है ना यह गठन किस उद्देश्य से किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि राज्य के सभी विद्यालयों, प्राथमिक, प्रारंभिक एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में यूथ एवं इको क्लब का गठन किया जाना है। यूथ क्लब का उद्देश्य विद्यार्थियों को जीवन कौशल विकास, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास को बढ़ावा देना तथा तनाव, भय एवं शर्म जैसे नकारात्मक भावनाओं का सामना करने हेतु तैयार करना। इस प्रकार इको क्लब का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरणीय गतिविधियों में भाग लेने, पर्यावरण के बारे में समझ को विकास करना एवं मंच के माध्यम से विद्यार्थी अपने अभिभावक, पड़ोस एवं समुदाय को पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु प्रेरित कर सकेंगे। यह मंच विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की सीमाओं से परे, यह जो यूथ क्लब और इको क्लब का जो मंच है यह पाठ्यक्रम की सीमाओं से परे, यानी जितने सारे सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, पर्यावरणीय अवधारणाओं एवं परियोजनाओं को समझने में मदद करेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य के सभी विद्यालयों, प्राथमिक हो, प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, सभी में यूथ एवं इको क्लब का गठन किया जाना है। यूथ क्लब का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को जीवन कौशल का विकास, आत्मसम्मान व आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, तनाव, भय एवं शर्म जैसे नकारात्मक भावनाओं को सामना करने हेतु तैयार करना। यह हमारा यूथ क्लब का उद्देश्य है। जैसे यूथ क्लब का उद्देश्य क्या है, तो जीवन कौशल का विकास करना, आत्मसम्मान व आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, तनाव है यानी किसी तरह का स्ट्रेस है, भय है, फियर है, शर्म है, हेजिटेशन है, जितने सारे निगेटिव इमोशन है उस सारा को सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना, यह यूथ क्लब का उद्देश्य है। इको क्लब, इको क्लब जैसे ही दिमाग में आता है तो कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ा हुआ मैटर है। इसमें पर्यावरणीय गतिविधियों में भाग लेने एवं पर्यावरण के बारे में समझ का विकास करना है। इस मंच के माध्यम से विद्यार्थी अपने अभिभावक, पड़ोस एवं समुदाय को पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु प्रेरित कर सकेंगे। इको क्लब का गठन इसलिए किया गया है कि विद्यार्थी जो है अपने गार्जियन है या आसपास के पड़ोसी है और या समुदाय के लोग हैं, वह पर्यावरण के प्रति एक सकारात्मक सोच को विकसित करेंगे। जिस तरह से जंगल दिन ब दिन कट रहे हैं, सारे को रोकने हेतु यह जंगल किस तरह से फायदेमंद है, पेड़ किस तरह से फायदेमंद है, पर्यावरण के प्रति पॉजिटिव अप्रोच को डेवलप करने के लिए एक प्रकार का यह गठन किया गया है। अब हम लोग चलते हैं यूथ एवं इको क्लब का गठन एवं संचालन। यूथ एवं इको क्लब के गठन एवं संचालन के लिए क्या करना है, तो यूथ क्लब का जो गठन, यूथ एवं इको क्लब के गठन के संचालन क्या होता है, कि संचालन किस तरह से होगा। संचालन में देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि विद्यालय में यूथ एवं इको क्लब का गठन प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। ये दोनों क्लब के इंचार्ज होंगे। विद्यालय में यूथ क्लब, इको क्लब का गठन जो होगा वह हेडमास्टर साहब के द्वारा किया जाएगा। ये दोनों क्लबों के इंचार्ज होंगे, दोनों क्लबों के इंचार्ज होंगे। अगला पॉइंट को काफ़ी हम लोग गौर से देखेंगे कि पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग देखिए, यहाँ दूसरा पॉइंट जो है कि दोनों क्लबों के लिए यानी यूथ क्लब के लिए और इको क्लब के लिए विद्यालय के एक नोडल शिक्षक और शिक्षिका को नामित किया जाएगा, जो क्लब की गतिविधियों का समन्वय करेंगे। यानी यूथ क्लब के लिए एक नोडल टीचर रहेंगे और इको क्लब के लिए एक नोडल टीचर रहेंगे। वह टीचर शिक्षक भी हो सकते हैं, शिक्षिका भी हो सकते हैं, दोनों में से किसी को भी नामित किया जा सकेगा जो क्लब की गतिविधियों का समन्वय करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तीसरा जो है इसमें दिए हुआ है कि प्रत्येक क्लब में सदस्यों की संख्या 20 होंगी। यानी यूथ क्लब के लिए जो सदस्यों की संख्या है वह 20 होंगी और इको क्लब के लिए सदस्यों की संख्या है वह कितनी होंगी, 20 होंगी। तथा छात्र एवं छात्राओं की संख्या बराबर रहेंगी। यानी छात्र जो है अगर 10 है तो छात्राएं की भी संख्या 10 रहेंगी। अगर छात्राओं की संख्या 10 है तो छात्र की संख्या
10 रहेंगी, यानी छात्र और छात्राओं की संख्या बराबर रहेंगी। क्लब सदस्यों का चयन, क्लब का जो सदस्य होंगे या क्लब का जो मेंबर होंगे वह नोडल शिक्षक और शिक्षिका के मार्गदर्शन के अनुसार किया जाएगा। यह सबसे अच्छा बात है, इसको हम लोग देखेंगे गौर से कि जो है कि विद्यालय जैसे माध्यमिक ऑब्लिक उच्चतर माध्यमिक, जैसे ही माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक आता है तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की चर्चा होती है। यूथ क्लब के सदस्य क्या होंगे? माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए देखिए कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थी जो है यूथ क्लब के सदस्य लेंगे। कुल 20 सदस्य जो है यूथ क्लब के रहेंगे, जिसमें कक्षा एवं 9 एवं 11 के विद्यार्थी को इसमें शामिल करना है। और इको क्लब के लिए भी कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों को इसमें शामिल करना है। कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थी कुल टोटल 20 मेंबर रहेंगे इको क्लब के। और यूथ क्लब के लिए भी कक्षा 9th और 11th के विद्यार्थी रहेंगे, उसके भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर 20 सदस्य रहेंगे, यानी 20 सदस्य यूथ क्लब के रहेंगे और 20 सदस्य इको क्लब के सदस्य रहेंगे। अब यह हो गया माध्यमिक ऑब्लिक उच्चतर माध्यमिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आगे यहाँ पर देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि प्रत्येक क्लब के लिए एक अध्यक्ष एवं एक सचिव का चुनाव प्रधानाध्यापक सह क्लब इंचार्ज द्वारा सर्वसम्मति से किया जाएगा। प्रत्येक क्लब के लिए एक अध्यक्ष, यानी यूथ क्लब के लिए भी एक अध्यक्ष रहेंगे और इको क्लब के लिए भी अध्यक्ष रहेंगे। और एक सचिव का चुनाव प्रधानाध्यापक सह क्लब इंचार्ज के द्वारा सर्वसम्मति से किया जाएगा। हो सकता है कि यूथ क्लब के लिए सचिव हो और इको क्लब के लिए सचिव हो। तो कुल मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ मेंबर इसका देखिएगा, सबसे पहले हमारे हेडमास्टर साहब होंगे, वो इंचार्ज हो गए यूथ क्लब इको क्लब के। और इसके चेयरमैन जो है एक अध्यक्ष यूथ क्लब के रहेंगे और एक अध्यक्ष इको क्लब के लिए रहेंगे। और एक सचिव जो हो सकता है यूथ क्लब के लिए और इको क्लब के लिए रहेंगे। एक एक सचिव यूथ और इको क्लब के लिए और एक एक अध्यक्ष यूथ क्लब और इको क्लब के लिए। और सबसे ऊपर तो हमारे प्रधानाध्यापक जो है ना हेडमास्टर साहब रहेंगे, वो इंचार्ज के तौर पर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला अथी को देखते हैं, टॉपिक को देखते हैं कि चयनित अध्यक्ष द्वारा क्लब की गतिविधियों के आयोजन हेतु नेतृत्व प्रदान किया जाएगा। जो चयनित अध्यक्ष है उनके द्वारा क्लब की गतिविधियों के आयोजन हेतु नेतृत्व प्रदान किया जाएगा, जबकि सचिव द्वारा नोडल शिक्षक के साथ मिल करके आयोजन पर होने वाली व्यय संबंधी बजट तैयार किया जाएगा। जो हमारे सेक्रेटरी है, जो हमारे सचिव है यूथ क्लब इको क्लब के, वह नोडल टीचर को कंसर्न में ले करके आयोजन पर होने वाले व्यय संबंधी बजट को तैयार किया जाएगा। और आगे अब हम लोग देखते हैं कि यूथ क्लब और इको क्लब के क्या कार्य है, यूथ क्लब और इको क्लब के क्या क्या कार्य हो सकता है, और इस कार्य को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि यूथ क्लब इको क्लब विद्यालय के स्तर पर एक वार्षिक कैलेंडर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें विभिन्न तिथियों पर होने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाएगा। वह सुझावात्मक तिथियां एवं दिवसों की तालिका इसमें संलग्न है, जिसके बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे। फिर इसमें देखिए कि किसी भी गतिविधि के क्रियान्वयन के लिए प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक एवं क्लब के सदस्यगण विद्यालय की घंटी के बाद बैठक करके कार्य योजना बनाएंगे। कार्य योजना बनाने एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन में बाल संसद मीना मंच के सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर देखिए एक और बात यहां पर देखते हैं कि क्लब के द्वारा जो है कि क्लब के द्वारा क्या किया जाएगा। क्लब के द्वारा वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा। क्लब जो है जैसे यूथ क्लब इको क्लब के द्वारा वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें क्लब की गतिविधियां, फोटोग्राफ तथा बेस्ट प्रैक्टिस को संकलित किया जाएगा। क्लब के द्वारा वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें क्लब की गतिविधियां, फोटोग्राफ तथा बेस्ट प्रैक्टिस को संकलित किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। विद्यालय स्तर पर किया जाने वाला कार्य, मतलब विद्यालय स्तर पर कौन कौन से कार्य किया जाएगा, इस कार्य को हम लोग देखेंगे। यूथ क्लब की गतिविधियां, यूथ क्लब की कौन कौन से गतिविधियां होगी उसको हम लोग देखेंगे। विद्यालय द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कैलेंडर के अनुसार क्यूज, डिबेट, सांस्कृतिक गतिविधियों, शारीरिक गतिविधियों आदि का आयोजन करना। उसके बाद है विद्यालय में खेल कूद को बढ़ावा देना एवं खेल सामग्रियों का उपयोग सुनिश्चित करना। इस सारी बातें हैं। पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का उपयोग विद्यार्थियों द्वारा सुनिश्चित करना। पुस्तकालय, यूथ क्लब की गतिविधियां में ये भी हो सकता है कि पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का उपयोग विद्यार्थियों द्वारा सुनिश्चित करना, ये सब हो सकता है।
ये सारी बातें हैं। तो यूथ क्लब की गतिविधियाँ क्या क्या है? तो यूथ क्लब की गतिविधियाँ हो सकता है कि विद्यालय द्वारा जो तैयार किए गए वार्षिक कैलेंडर के अनुसार क्यूज है, डिबेट है, सांस्कृतिक गतिविधियाँ है, कोई भी तरह के फिजिकल एक्टिविटीज है आदि का आयोजन करेंगे। विद्यालय में खेलकूद को बढ़ावा देना, खेल सामग्रियों का उपयोग सुनिश्चित करना, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का उपयोग विद्यार्थी द्वारा सुनिश्चित करना, ये सारे यूथ क्लब की गतिविधियाँ हैं। अब हम लोग इको क्लब की क्या क्या गतिविधियाँ है, इको क्लब की गतिविधियाँ को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इको क्लब की क्या क्या गतिविधियाँ हैं। इको क्लब की गतिविधियों के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं कि इको क्लब की क्या क्या गतिविधियाँ हो सकता है। इस गतिविधियाँ को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इको क्लब की क्या क्या गतिविधियाँ है। तो पहली बात है कि विद्यालय द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कैलेंडर के अनुसार विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना, यानी विद्यालय के द्वारा जो तैयार किए गए वार्षिक कैलेंडर है उसके अनुसार विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना। दूसरा है कि जल संरक्षण के उपायों पर चर्चा करना। आजकल पानी का जो है ना बहुत बर्बादी हो रहा है, कि जल का वाटर संरक्षण जो है, यानी वाटर सेव द वाटर, यानी जल संरक्षण के उपायों पर चर्चा करना, यथा पानी का अनावश्यक बर्बादी रोकना, स्वच्छता निर्माण एवं उपयोग के बारे में विद्यालय में बताना, किस तरह से स्वच्छता का निर्माण किया जाता है, स्वच्छता का उपयोग कैसे होता है, इसके बारे में विद्यालय में बताना, इस सारी बातें हैं। अगला बात है कि पेड़ पौधा एवं वन संरक्षण के उपायों पर चर्चा करना। पेड़ पौधे एवं वन संरक्षण के उपायों पर चर्चा करना, यथा विद्यालय में बागवानी को बढ़ावा देना, वनों के कटाव से होने वाले हानियों एवं जीव जंतुओं पर उसके प्रभाव के बारे में चर्चा करना आदि। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि कचरा प्रबंधन के बारे में विद्यालयों में जागरूकता लाना एवं विद्यालय को साफ सुथरा रखने हेतु कार्यों के दायित्व का निर्धारण करना। कचरा जो है ना, कचरा वाला आया भैया गाड़ी उठाओ, तो कहने का तो कि कचरा प्रबंधन के बारे में विद्यालय में जो कंसेंसस है, यानी जागरूकता को लाना एवं विद्यालय को साफ सुथरा रखने हेतु कार्य दायित्वों का निर्धारण करना, ये सारा काम आता है। और अब की बार हम देखेंगे सामुदायिक स्तर, यानी सामुदायिक स्तर पर कार्य किए जाने वाले कौन कौन से काम है, इस काम को देखेंगे। अब यूथ क्लब की क्या क्या गतिविधियाँ हो सकता है, तो यूथ क्लब की गतिविधियाँ को देखिए। पहला है कि विद्यालय के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार विद्यालय में आयोजित होने वाले गतिविधियों में विद्यालय शिक्षा समुदाय एवं समुदाय को आमंत्रित करना, विभिन्न सामाजिक बुराइयों यथा बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिलाओं के प्रति घरेलू उत्पीड़न आदि के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु रैली और प्रभात फेरी का आयोजन करना, रैली और प्रभात फेरी हेतु स्लोगन लिखना एवं उपयोग करना। यानी यूथ क्लब के अंतर्गत जो भी रैली हो रहा है और प्रभात फेरी हो रहा है, इसके लिए स्लोगन लिखवाना एवं उसका उपयोग करना, इस सारा संदर्भित है। अब हम लोग देखेंगे इको क्लब की क्या क्या गतिविधियां है। विद्यालय में वार्षिक कैलेंडर के अनुसार विद्यालय में आयोजित होने वाले गतिविधियों में समुदाय को आमंत्रित करना, समुदाय में जल संरक्षण के उपायों पर चर्चा करना, रैली और प्रभात फेरी का आयोजन करना एवं जल की बर्बादी के होने वाले दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करना, इस सारी बातें आता है। अब इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ है समुदाय में पेड़ पौधे से होने वाले लाभों के बारे में बताना, लोगों के पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना, पेड़ पौधा वन संरक्षण के उपायों पर चर्चा करना, इस सारे है। अगला पॉइंट है कि कचरा प्रबंधन के बारे में सामाजिक जागरूकता लाना, गंदगी से होने वाली बीमारियों के बारे में समुदाय को बताते हुए कचरे को ठीक ढंग से निष्पादन के बारे में लोगों को जागरूक करना, इस सारी बातें आ सकता है। अब हम लोग राशि के बारे में भी पढ़ सकते हैं। विद्यालय द्वारा निम्नांकित चयनित गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर बनाया जाएगा। गतिविधियों की तैयारी, नाश्ता, पुरस्कार और प्रमाण पत्र एवं स्टेशनरी हेतु आदि राशि व्यय की जाएगी। जैसे माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक कक्षा के लिए प्रति वर्ष गतिविधियों की संख्या है 25 और प्रति गतिविधि आपको 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है। और मान लीजिए कि 25 गतिविधि आप कराते हैं तो 25 गतिविधि यानी 25 × 1000 यानी 25,000 यानी 25,000 रुपया टोटल 25 गतिविधि के लिए आएंगे। तो कुल मिलाकर के एक गतिविधि के लिए 1000, तो 25 गतिविधि के लिए कितना हो जाएगा 25,000। तो यह राशि के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। वित्तीय प्रपत्रों का संधारण क्या होता है। वित्तीय प्रपत्रों का संधारण यहाँ पर देखेंगे कि वित्तीय परिपत्रों का संधारण किस तरह से हो सकता है।
यानी वित्तीय प्रपत्रों का संधारण करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि वित्तीय प्रपत्रों का संधारण किस तरह से कर सकते हैं। वित्तीय प्रपत्रों का संधारण करने के लिए वित्तीय प्रपत्रों का संधारण यहाँ देखिए, यूथ एवं इको क्लब गतिविधियों के संचालन के लिए विद्यालयों की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे विद्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न गतिविधियों के लिए खर्च किया जा सकेगा। यूथ एवं इको क्लब के लिए एक कॉमन पंजी का साधारण किया जाएगा। यूथ एवं इको क्लब के लिए कॉमन पंजी का साधारण किया जाएगा, जिसमें क्लब की बैठकों की कार्यवाही, संपादित की गई गतिविधियों का प्रतिवेदन तथा व्यय की गई राशि का संधारण किया जाएगा। देखिए, यूथ एवं इको क्लब के लिए कॉमन पंजी का साधारण किया जाएगा, जिसमें क्लब की बैठकों की कार्यवाही, संपादित की गई गतिविधियों का प्रतिवेदन तथा व्यय की गई राशि का संधारण किया जाएगा। क्लब के सचिव नोडल शिक्षक की मदद से विभिन्न गतिविधियों, क्लब के जो सचिव है सेक्रेटरी, वह नोडल शिक्षक की मदद से विभिन्न गतिविधियों पर होने वाले व्यय यदि आवश्यक होंगे का बजट तैयार करके प्रधानाध्यापक से स्वीकृत कराएंगे। इसके बाद प्रधानाध्यापक सह इंचार्ज द्वारा राशि व्यय करके विपत्रों का संधारण किया जाएगा। प्रधानाध्यापक सह इंचार्ज द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रधानाध्यापक सह इंचार्ज द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। देखिए, प्रधानाध्यापक के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का जो है ना डिमांड किया जाएगा। आप कितना राशि का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस सारा उपयोगिता आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। यह फरवरी माह में आपको उपलब्ध करा देना होगा। अब देखिए, यूथ एवं इको क्लब के लिए जो है ना एक प्रकार के वार्षिक कैलेंडर का जो है आयोजन किया गया है। वार्षिक कैलेंडर क्या हो सकता है? विद्यालयों के द्वारा अपने विद्यालय के लिए गतिविधियों का चयन करके वार्षिक कैलेंडर का निर्माण किया जाएगा। किस तरह से वार्षिक कैलेंडर बनेगा, इसका डेट बाय डेट है। पहले जनवरी से चालू किया गया है कि जनवरी में किस तरह से होगा, सारा लोग आप लोग देख लीजिएगा। एक तरह जनवरी में 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे यानी बर्थडे ऑफ लुइस ब्रेल, यह यूथ क्लब के अंतर्गत आएंगे, जिसको एस्टेब्लिश्ड या रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO के द्वारा इनको किया गया है। उसके बाद 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 12 जनवरी को विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे इंडिया में यह यूथ क्लब के अंतर्गत यह आएंगे। उसके बाद में 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, विश्व राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यह जो है 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, यह यूथ क्लब के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। 26 जनवरी जो है यह भी वार्षिक कैलेंडर में शामिल किया गया है कि रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को यूथ और इको क्लब दोनों के जो है ना तत्वाधान में यह रिपब्लिक डे जो है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और 30 जनवरी को शहीद दिवस, यह यूथ क्लब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह प्रोग्राम है, इसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं। और आगे हम लोग फरवरी को देखिए, फरवरी में जो दिया गया है यह 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, यह यूथ क्लब के अंतर्गत आएंगे, जो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे यूथ यानी UN और WHO के द्वारा जो है यह जो रिकॉग्नाइज्ड है, एस्टेब्लिश्ड किया गया था वर्ल्ड कैंसर डे, जो 4 फरवरी को मनाया जाएगा। ये यूथ क्लब के अंतर्गत इसको जो है कार्यक्रम को आयोजित करना है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इको क्लब के अंतर्गत इसको करना है। उसके बाद 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को यूथ क्लब के अंतर्गत करना है। और 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द रशियल डिस्क्रिमिनेशन करना है, यह 21 मार्च को करना है, यह भी यूथ क्लब के अंतर्गत करना है। और उसके बाद 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, यह 21 मार्च को इको क्लब के अंतर्गत होंगे। और 22 मार्च को यह वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस जो होता है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वाटर डे जो है इको क्लब के अंतर्गत इस कार्यक्रम को भी आयोजित करवाना है। और 24 मार्च को जो है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, यह यूथ ऑब्लिक इको क्लब दोनों के अंतर्गत यह कार्यक्रम आपको आएंगे। तो इस तरह से हम जो है मार्च वाला काम हो रहा है। अब इसके बाद देखिए फरवरी, मार्च और अप्रैल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अप्रैल में कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं। देखिए 6 अप्रैल को देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स,
फॉर डेवलपमेंट एंड द पीस, यह कार्यक्रम होना है। 7 अप्रैल को जो है ना वर्ल्ड हेल्थ डे होना है, यह कार्यक्रम होना है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, यह यूथ क्लब के अंतर्गत करना है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस का मनाना है, अर्थ डे इको क्लब के अंतर्गत करना है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, यह यूथ ऑफ इको क्लब के अंतर्गत मनाना है। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क करना है। उसके बाद में इंटरनेशनल वर्कर डे, यह मई महीना के अंतर्गत आ गया। देखिए 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, उसी के अंतर्गत यह इंटरनेशनल वर्कर डे यह यूथ क्लब के लिए है। सेकेंड संडे इन मई, इसमें मदर्स डे है, यह भी यूथ क्लब के तहत करना है। अब उसके बाद मई के बाद अब हम लोग जून पर चलेंगे कि जून में क्या क्या है। जून में सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि जून में क्या है। जून में है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, योगा डे। उसके बाद यूथ ऑब्लिक इको क्लब के द्वारा है रिकॉग्नाइज। 26 जून को जो है ना आपको इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग, इस सब के बारे में इसको चर्चा को आयोजित करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जुलाई के बारे में देखेंगे क्या क्या करना है। तो जुलाई 11 को क्या करेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई को जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है यूथ क्लब के अंतर्गत करना है। उसके बाद 28 जुलाई को जो है यो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे करना है। 12 अगस्त को जो है ना इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, इसका भी यूथ क्लब के अंतर्गत कार्यक्रम करना है। अब हम लोग अगस्त के बारे में देख लेंगे। 21 अगस्त को क्या करना है, 21 अगस्त को करना है आपको वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। 15 अगस्त यानी अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, स्वतंत्रता दिवस, यूथ और इको क्लब दोनों इसमें कंसर्न रहेंगे। 20 अगस्त को इंडियन अक्षय ऊर्जा डे, इंडियन अक्षय ऊर्जा डे इको क्लब के अंतर्गत ये आएंगे, पर्यावरण से कनेक्शन इसका हुआ है। 20 अगस्त को इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस के तौर पर इंडियन अक्षय ऊर्जा डे इको क्लब के तहत या 20 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इसको हम लोग काफी गौर से देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले बात हम यहाँ पर यह गौर करके देखेंगे कि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है। यानी इसको देखेंगे कि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, यह भी यूथ ऑब्लिक इको दोनों क्लब के द्वारा आयोजित किया जाएगा। 6 सितंबर को आपको जो है ना कलर ब्लाइंडनेस अवेयरनेस डे, कलर ब्लाइंडनेस अवेयरनेस डे यह आपको यूथ क्लब के द्वारा मनाया जाएगा। और 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाएगा, इसके कार्यक्रम को कर देना है। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी सुसाइड लोग करते हैं उसके लिए प्रिवेंशन एक प्रकार के जागरूकता संबंधी अभियान को 10 सितंबर को यह फोकस करना है यूथ क्लब और जो यूएन और WHO के द्वारा यह रिकॉग्नाइज होगा। 6 सितंबर को करना है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन फॉर द ओजोन्स लेयर्स, यह यूको क्लब यानी यूएन के द्वारा जो है यह रिकॉग्नाइज है। 18 सितंबर को करना है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे है, यह एक प्रकार के इको क्लब के द्वारा 18 सितंबर को जो है ना इसका जो है ना कंसर्न करवाना है। और 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस या यूथ क्लब के अंतर्गत होगा जो यूएन और WHO के द्वारा रिकॉग्नाइज होगा। अब हम लोग पूरी तरह से अक्टूबर में चलते हैं कि अक्टूबर में कौन कौन से कार्यक्रम होने वाला है। अक्टूबर को लेते हैं। 2 अक्टूबर बहुत फेमस है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती, जिसमें यूथ और इको क्लब दोनों आ जाएंगे जो यूएन के द्वारा स्टेबलाइज्ड है। उसके बाद 11 अक्टूबर को क्या करेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड यह यूथ क्लब के अंतर्गत आएंगे जो 11 अक्टूबर को होगा। 15 अक्टूबर को कहेंगे ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, 15 अक्टूबर को हमारा क्या है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, यह हमारा इको क्लब के अंतर्गत आएंगे। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, 15 अक्टूबर यह इको क्लब के अंतर्गत आएंगे। कहीं ना कहीं यह विज्ञान से जुड़ा हुआ मैटर है। फिर आगे अब हम लोग देखेंगे कि आगे क्या क्या काम होता है। अक्टूबर के बाद अब हम लोग चलते हैं नवंबर में। अक्टूबर के बाद हम लोग किस में चलते हैं, अक्टूबर के बाद हम लोग नवंबर में चलते हैं। नवंबर में देखिए यानी 10 नवंबर को है वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट जो यूथ क्लब और यूनेस्को के द्वारा आयोजित है। 14 नवंबर बहुत ही अच्छा दिन है, 14 नवंबर वर्ल्ड
डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज जो यूथ क्लब के द्वारा आयोजित होने वाला 14 नवंबर को 2 दिवस है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है और 14 नवंबर को बाल दिवस भी होता है, जिसको चिल्ड्रंस डे कहा जाता है। यह यूथ और इको क्लब दोनों से इसका कनेक्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं, दिसंबर को लेते हैं। दिसंबर में आपको 3 दिसंबर जो है ना हमारा पूरी तरह से 3 दिसंबर को जो है ना इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी, यानी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जो है ना ऐसा जो है जो विकलांग है उस सबसे जुड़ा हुआ है। 3 दिसंबर जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटीज, और 10 दिसंबर को क्या है, ह्यूमन राइट्स डे। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस जो यूथ क्लब से जुड़ा हुआ मैटर है, इसको हम लोग 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, जिसको ह्यूमन राइट्स डे यूथ क्लब से कनेक्शन है, जो यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह एस्टेब्लिश्ड है, यानी रिकॉग्नाइज किया गया है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। यूथ क्लब और इको क्लब के गठन। यूथ क्लब और इको क्लब के गठन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूथ क्लब और इको क्लब के गठन के लिए क्या क्या किया जाएगा उसके बारे में हम लोग काफ़ी दिशा निर्देश आगे की तरफ लेते हैं। इसको पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन कि क्या कहता है यूथ क्लब और क्या इसमें बात है। देखिए, यूथ क्लब और इको क्लब के बारे में हम लोग काफ़ी गौर से इसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि शिक्षा का सर्वांगीण उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा का सर्वांगीण उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है। शहरीकरण, तकनीकी प्रगति और जनसंचार माध्यमों के प्रभाव जैसे समाज में परिवर्तन ने यह आवश्यकता पैदा कर दी है कि विद्यालय को न केवल अपने छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के पोषण के लिए होना चाहिए, बल्कि उनकी भावनात्मक और मानसिक मोटर क्षमताओं को भी बढ़ावा देनी चाहिए और जो उन्हें जिंदगी भी। तो कुल मिलाकर के आगे फिर इसको देखते हैं कि समग्र शिक्षा, कौन शिक्षा, तो समग्र शिक्षा का यह देखिए, समग्र शिक्षा की परिकल्पना है कि स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षार्थी अपनी प्रतिभा को पूरी क्षमता के साथ विकसित करने में सक्षम हो। शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों क्षमताओं को समान महत्व दे करके बच्चे और युवा जीवन कौशल प्राप्त करेंगे, जो अपने अधिकारों को जानने और अपनी चिंताओं को स्पष्ट करने, आत्मसम्मान का निर्माण करने, आत्मविश्वास और लचीलापन विकसित करने और नकारात्मक भावनाओं का मुकाबला करने में मदद करेगा। तनाव, शर्म और भय या स्वयं के लिए जिम्मेदारी लेने, समाज में दूसरों के साथ संबंध बनाने, राष्ट्र निर्माण में योगदान करने की उनकी क्षमता को भी बढ़ाएगा। सैद्धांतिक दृष्टिकोण के बजाय अनुभवात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से इन कौशलों को बढ़ाया जाएगा। इस बात को हम लोग काफ़ी गौर से देखेंगे। समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2019-20 में पहली बार यूथ क्लब एवं इको क्लब को प्राथमिक से लेकर के इको क्लब तक का अनुदान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सीनियर सेकेंडरी दिया गया है, मतलब समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2019-20 में पहली बार यूथ क्लब एवं इको क्लब को प्राथमिक से लेकर के इको क्लब तक अनुदान सीनियर सेकेंडरी दिया गया है, यानी प्राथमिक से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक इको क्लब का इशारा का अनुदान दिया गया है। समग्र शिक्षा में यह प्रावधान सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मौज मस्ती करने, दोस्तों के साथ मिलने के दौरान उत्पादक होने और अपने स्थानीय समुदाय और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए किया गया है। यूथ क्लब और इको क्लब की गतिविधियों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता रुपए स्टैंड अलोन प्राइमरी स्कूल के लिए 5,000 रुपये, और प्राथमिक स्तर पर 15,000 रुपये प्रति वर्ष स्कूल और रुपये, और माध्यमिक स्तर पर जो है यह राशि आपका है 25,000 रुपये प्रति वर्ष स्कूल। स्कूल में युवा मंडल, स्कूल में युवा मंडल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्कूल में युवा मंडल, स्कूल में युवा मंडल, स्कूल में युवा मंडल को देखिए कि स्कूलों में युवा क्लब जीवन को कौशल को विकसित करने, आत्मसम्मान बनाने, आत्मविश्वास और लचीलापन विकसित करने, तनाव, शर्म और भय की नकारात्मक भावनाओं की मुकाबला करने का एक साधन है। स्कूल के समय के बाद स्कूलों में युवा क्लब विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक क्षमताओं के अलावा छात्र कौशल विकसित करने का एक साधन है। उसके बाद नकारात्मक भावनाओं का मुकाबला करने का साधन है। स्कूल के बाद स्कूलों में युवा क्लब के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक क्षमताओं के अलावा छात्र कौशल विकसित करने का एक साधन है। छात्र क्लबों में अपनी पसंद और क्षमताओं के अनुसार अपने कौशल में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। सीखने में उनकी भावी जीवन में चुनौतियों का मुकाबला करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है। इस पॉइंट को देखिए, साथियों के समूह के साथ साथ बच्चों के सीखने में मजा आता है, उनके साथ स्थानीय समुदाय दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे।
उसके बाद है इसमें शहरी ग्रामीण जाति वर्ग धर्म क्षेत्र भाषा सांस्कृतिक मान्यताओं विकलांगता लिंग यौन अविनाश के संदर्भ बच्चों के बीच विविधता की सराहना करने की आवश्यकता है। बच्चों पर भरोसा करने उनकी सराहना करने उनका सम्मान करने की जरूरत है। स्कूली बच्चों में निहित प्रतिभाओं को पहचानने और उनका स्कूलों में इको क्लब के बारे में फिर यहाँ पर गौर से देखिएगा कि इको क्लब के बारे में क्या है। तो स्कूलों में इको क्लब के छात्रों को सार्थक पर्यावरण गतिविधियों और परियोजना में भाग लेने के लिए सशक्त बनाएंगे। यह एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से छात्र अच्छे पर्यावरणीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए अपने माता पिता और पड़ोस के समुदायों को प्रभावित करने संलग्न करने के लिए पहुंच सकते हैं। यह छात्रों को एक पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम की सीमा से परे पर्यावरणीय अवधारणाओं और कार्यों को पता लगाने के लिए सशक्त करेगा, जबकि हर कोई हर जगह सतत रूप से जीने के लिए सीखने के लिए महत्व पर जोर देता है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली में पर्यावरण एक परिधीय मुद्दा बना हुआ है। स्कूल में इको क्लब के क्या उद्देश्य है? स्कूल में इको क्लब का क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। स्कूल में इको क्लब का उद्देश्य, पहला उद्देश्य देखिए, वृक्षारोपण करके विद्यार्थियों को अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा और स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करे। दूसरा हमारा देखिए कि जल का इष्टतम उपयोग द्वारा जल संरक्षण के लोकाचार को बढ़ावा देना। और इसके बाद है छात्रों को कम से कम अपशिष्ट उत्पादन, कचरे के स्रोत को अलग करने और कचरे को निकटतम भंडारण बिंदु पर निपटाने के लिए आदतों और जीवन शैली को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करने जैसा यह माहौल है। उसके बाद आगे वाला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक अवलोकन, प्रयोग, सर्वेक्षण, रिकॉर्डिंग, विश्लेषण, तर्क का कौशल को विकसित करना। उसके बाद में छात्रों को अपने परिवेश को हरा भरा और स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करने के लिए स्कूल में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सेमिनार, वाद विवाद, व्याख्यान, लोकप्रिय वार्ता आयोजित करना। अगला पॉइंट है कि आसपास के क्षेत्र में पानी का उपयोग। यह बहुत अच्छा पॉइंट है कि आसपास के क्षेत्र में जो पानी का उपयोग है और जल निकाय की सफाई का अनुकूल करके पानी के संरक्षण के लोकाचार को बढ़ावा देना। नहीं बताया गया था कि सोख्ता का निर्माण, सोख्ता की उपयोगिता, सेव द वाटर, इस सारे टॉपिक पर चर्चा करना है। यह पोषण करने का स्थान है। गतिविधियां, यानी यहाँ पर देखिए, यह गतिविधियां शिक्षार्थियों को सहभागी, प्रक्रिया उन्मुख, गैर न्यायिक दृष्टिकोण के माध्यम से सशक्त बनाएंगी। इसको देखेंगे। बच्चे को गंभीर रूप से सोचने और समस्या को तार्किक रूप से हल करने का अवसर प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद है गतिविधियां शिक्षार्थियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण में वृद्धि करेगी। शिक्षार्थियों को खुला, भय मुक्त और अनुकूल वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए कि सभी हितधारकों को विशेष रूप से शिक्षकों, माता पिता और समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण है और उन्हें युवाओं को जरूरतों चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए ताकि सकारात्मक तरीके से उसका जवाब दिया सके। ये अगला पॉइंट को देखिए। इससे स्कूल के बुनियादी ढांचे, खेल के मैदान, पुस्तकालय, खेल उपकरण आदि जैसे अन्य सुविधाओं का बेहतर उपयोग होगा। इस सारा पॉइंट है। अगला पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट है कि छात्र स्कूल के समय के बाद, छुट्टी के दौरान वाद विवाद, संगीत, कला, खेल, पढ़ना, शारीरिक गतिविधियों जैसे गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। ये आदर्श स्कूल बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से खेल का मैदान, खेल उपकरण और पुस्तकालय का उपयोग करने में मदद करेंगे, जो छात्रों को शौक, कौशल और रुचि विकसित करने में मदद करेंगे, जिनसे वे अन्यथा तलाशने में सक्षम नहीं होंगे। आगे वाला पॉइंट को देखिए। स्कूल के प्रचार यूथ एवं इको क्लब के प्रभारी होंगे। यूथ के जो प्रचार है, यानी स्कूल के प्रचार यूथ एवं इको क्लब के प्रभारी होंगे। रोटेशन के आधार पर एक शिक्षक को नोडल व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो क्लब की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए स्कूल के समय के बाद वापस रहेंगे। स्कूल के समय के बाद भी वापस रहेंगे। इस बात को देखिएगा ध्यान से। उसके बाद छात्रों को कम से कम अपशिष्ट पदार्थों, कचरे के स्रोत को अलग करने, कचरे को निकटतम भंडारण बिंदु पर निपटाने के लिए आदतों और जीवन शैली को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना है। इसको देखिए। सार्वजनिक और स्वच्छता कर्मचारियों के बीच में जागरूकता पैदा करना,
छात्रों को शिक्षित करे ताकि कचरे को अंधाधुंध जलाने से रोका जा सके और सांस की बीमारियों के कारण जो बनता है इस सब को रोकने पर हम लोग ध्यान देंगे। आगे वाला पॉइंट को देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है कि छात्रों को प्लास्टिक की थैलियों को उपयोग करने में के लिए जागरूक करे। छात्रों को प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को कम करने के लिए जागरूक करें। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर न फेंके क्योंकि वे नालियां और सीवरों को चौक कर देते हैं, जल जमाव का कारण बनते हैं और मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। इस बात को देखिएगा। विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में वृक्षारोपण कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम जैसे प्रश्नोत्तरी, निबंध, पेंटिंग प्रतियोगिता, रैलियां, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजित करें और बच्चों को अपशिष्ट सामग्री के पुनः उपयोग और कचरे से उत्पादों की तैयारी के बारे में शिक्षित करेंगे। इस सारा पॉइंट है। लाउड स्पीकर बहुत बड़ा मुद्दा है, यह लाउड स्पीकर को देख ले। लाउड स्पीकरों के प्रयोग के विरुद्ध अभियान, छात्रों को पटाखे और आतिशबाजी का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करना, कांच और धातुओं का पुनर्चक्रण करना, अनावश्यक हॉर्न का उपयोग करना। जैसे बात बात पर जो गाड़ी मालिक है या गाड़ी सवार है वह बार बार हॉर्न का उपयोग करते हैं, तो लाउड स्पीकरों के विरुद्ध अभियान, छात्रों को पटाखों और आतिशबाजी का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करना, कांच और धातुओं का पुनर्चक्रण करना, अनावश्यक हॉर्न का उपयोग करना। इस पर हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। अगला पॉइंट है कि प्रदूषित और अपक्रमित स्थलों, वन्यजीवों, पार्कों आदि सहित पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों का फील्ड दौरा हम लोग करेंगे। अगला पॉइंट को देखिए, यह पॉइंट जो है पर्यावरण जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों पर रैली, मार्च, मानव श्रृंखला और नुक्कड़ नाटक का आयोजन करे। इस सारा है। अगला पॉइंट देखिए, स्कूलों के भीतर के परिसर और बाहर दोनों जगह वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान जैसी क्रिया आधारित गतिविधियां, किचन गार्डन विकसित करे, वर्मिन कंपोस्टिंग खादों का रखरखाव करे, स्कूलों में जल संचरण संरचनाओं का निर्माण करे, पेपर रिसाइकलिंग आदि का अभ्यास करे, प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की सूची तैयार करे और इसे प्रवर्तन एजेंसियों को अग्रेसित करे। अगला पॉइंट है कि स्कूल परिसर के भीतर और बाहर पार्क, उद्यान जैसे सार्वजनिक स्थानों का रखरखाव, अनधिकृत स्थानों पर कचरा निपटारा, अस्पताल के कचरे को असुरक्षित निपटाना आदि जैसे पर्यावरणीय रूप से खराब प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई करे, चयनित सड़कों के किनारे क्षेत्रों के पौधे और फूलों से सुशोभित करे और जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान बोर्ड लगाए, पर्यावरणीय मुद्दे पर अन्य कोई अभिनव कार्यक्रम। इस सारी बातें हैं। एक तरफ यूथ क्लब का प्रत्येक छात्र को ज्ञान और दृष्टिकोण और मूल्यों को क्रिया व्यवहार में बदलने और स्वस्थ जीवन शैली विकसित करने और आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक के रूप में उभरने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। स्कूलों में इको क्लब भावी पीढ़ी के बीच पर्यावरण जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये दोनों गतिविधियां एक साथ मिलकर छात्रों के सीखने की इच्छा को पूरा करेंगी, दोस्तों के साथ बैठक करते समय उत्पादक बनेंगी और अपने स्थानीय पर्यावरण और देश पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। कुल मिलाकर इतना ही कहकर अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंद।